नमस्कार साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 19वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथियों, सीटेट के परीक्षा में मूलतः 3 संज्ञानात्मक सिद्धांतों को स्थान दिया गया है। पहला जीन पियाजे का सिद्धांत, दूसरा लॉरेंस कोलबर्ग और तीसरा वायत्सगी का। तो वायत्सगी के सिद्धांत को हम फिर अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज हम विस्तृत रूप से लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, कोलबर्ग का समय वस्तुतः 20वीं सदी रहा है। 20वीं सदी वह समय रहा है जब विश्व ने प्रायः 2 विश्व युद्धों को झेला और देखा, और ऐसी स्थिति में जहां एक देश दूसरे देश के ऊपर अपनी संप्रभुता, अपना अधिकार जताने के लिए, अपना एकाधिकार जताने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और प्रत्येक बच्चा वो कहीं न कहीं जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो या जिस समाज में वो पल बढ़ रहा है, उस समाज के उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास कर रहा हो, उस समाज के सांस्कृतिक परंपराओं को समझने का प्रयास कर रहा हो, उस समाज के जो रीति रिवाज, क्रियाकलाप हैं, उनको समझने का, उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हो। ऐसी स्थिति में जब एक देश दूसरे देश के विपक्ष में खड़ा होते हैं, दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं और युद्धरत रहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व में रहने वाले सभी बच्चों का मनोमस्तिष्क एक जैसा हो सकता है क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चूंकि नैतिक विकास इस सिद्धांत जैसा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, तो नैतिक विकास का अर्थ ही है कि जिस समाज में हम पल बढ़ रहे हैं, उस समाज के जो भी घटक तत्व हैं, उस समाज का जो भी पर्यावरण है, उस पर्यावरण ने, उस समाज ने, उस समाज के रीति रिवाजों ने, उस समाज के परंपराओं ने, उस समाज की सभ्यताओं ने जिस चीज को उचित कहा है वह यथोचित है, उचित है, और जिस चीज को अनुचित कहा है वह अनुचित है। तो नैतिकता जो है वो बच्चों का इस समाज के परंपराओं के आधार पर, इस समाज के रीति रिवाज के आधार पर, समाज के क्रियाकलाप के आधार पर बच्चों के मस्तिष्क में आते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में नैतिक विकास का यह जो सिद्धांत है, यह सार्वभौमिक रूप से उपयोगी हो सकता है क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर। हाँ, इस सिद्धांत को इन्होंने अवस्था सिद्धांत भी नाम दिया है। कई जगह आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसका है, या फिर स्टेज थ्योरी के नाम से जानता है, स्टेज थ्योरी किसकी है, तो आप लॉरेंस कोलबर्ग का नाम देंगे। नैतिकता का अर्थ आपने जान लिया। नैतिकता क्या है, और नैतिक रूप से जो है किसी भी वस्तु, किसी घटनाक्रम, किसी भी परिस्थिति को तौलने का यह जो मानक है, उसी को नैतिकता विकास से यहाँ पे ग्रहण किया है कोलबर्ग ने। और वह मानक उस समाज के जो अग्रगणी लोग हैं, अग्रगण्य जो समूह है, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा कार्य करणीय है, कौन सा कार्य त्याज्य है। हर समूह, हर समाज, हर रीति रिवाज एक दूसरे से विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने लगभग 20 वर्षों तक निरंतर अध्ययन किया। कोलबर्ग मूलतः अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत से अलग हट करके नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर अवस्था सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनका जो क्रियाकलाप था वो नैतिकता से जुड़ी हुई कहानियां इन्होंने तैयार किया। कुछ एक कहानी के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, उदाहरण स्वरूप लेंगे, और वो एक कहानियां वो बच्चों को सुनाते थे और बच्चों को कहानी आधारित कुछ प्रश्न पूछते थे, जिसको इन्होंने इंटरव्यू या साक्षात्कार नाम दिया। पहले बच्चों को कहानी सुनाते थे, फिर बच्चों के कहानी सुनने के बाद
उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है कहानी के पात्रों के प्रति, कहानी के घटनाक्रम के प्रति, उस प्रतिक्रियाओं को प्रश्नों के माध्यम से नोट करते थे, लिखते थे। और फिर एक लंबे अनुसंधान के बाद एक सार्वभौमिक नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिष्ठापित किया। आज के दौर में भी इनका जो यह नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें 3 स्टेज हैं, 3 अवस्थाएं हैं। एक को इन्होंने कहा है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको आप कहते सकते हैं रूढ़ि की पूर्व अवस्था। दूसरे को कहा है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत अवस्था। और तीसरे को कहा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़ि के बाद की अवस्था। तो इन 3 अवस्थाओं में से प्रायः विश्व के 60 से 70% तक के बच्चों पर इन स्टेज का जो इन नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से अपने लंबे अनुसंधान के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और शिक्षा की दृष्टि में, शिक्षा के क्षेत्र में यह इतना उपयोगी है कि सीटेट जैसे और बाकी राज्यों के टीईटी के परीक्षाओं में भी इसको स्थान दिया गया। आइए देखते हैं यह सिद्धांत है क्या। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि कोहलबर्ग ने आपसे चर्चा हमने किया कि कुछ कहानी बनाते थे, उन कहानियों को लगभग 11 कहानियों की कई जगह जिक्र आता है। तो उन कहानियों को यह बच्चों के सामने प्रस्तुत करते थे, बच्चों को सुनाते थे। कहानी सुनाने के बाद फिर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों के आधार पर यह देखते थे कि बच्चों के जो उत्तर हैं वो या तो धारणा आधारित हैं या फिर धारणा से पूर्व के हैं या धारणा के बाद के हैं। ऐसे लंबे अनुसंधान के बाद इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उसमें से ही एक कहानी का कुछ अंश हमने लिया हुआ है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोहलबर्ग का समय जो है 1927 से 1987 के बीच माना जाता है। लगभग आपको मिल जाएगा हर जगह। तो 1927 का जो दौर है, उस समय तक पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और आगे जस्ट उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी की स्थिति भी बिल्कुल बच चुकी है। और फिर ऐसी स्थिति में विश्व को एक सार्वभौमिक जो सिद्धांत देने के लिए इन्होंने किस प्रकार की कहानी बनाई थी, उसमें से एक कहानी देखिए। इस कहानी को आप ध्यान से देखिए, इस पर आधारित फिर हम कुछ चर्चाएं आपसे करेंगे। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिसे शायद उसकी जान बच जाए। जिस दवाई से, वो एक तरह का रेडियम था। दवाई जो था वह एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। एक फार्मासिस्ट मतलब दवा बनाने वाला व्यक्ति, फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति फार्मासिस्ट। तो एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी, अर्थात उस समयावधि के अंतर्गत एक दवाई की खोज की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत अधिक था और दवाई वाला अर्थात वो फार्मासिस्ट दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। अर्थात टोटल खर्च 10 रुपए लगे थे तो वो 100 रुपए मांग रहा था उस दवाई के लिए। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइनज, इसका हिंज हाइनज ये नाम आपको मिल जाए, कहीं कहीं हिंज भी मिलेगा, जो भी नाम हो जो रहेगा इसका हाइनज या हिंज, आप इसको समझिएगा। तो जो बीमार महिला है उसका पति हाइनज उन सब के पास गया जिन्हें वह जानता था। शहर में जो भी व्यक्ति परिचित थे उन परिचितों के पास गया। फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम के आधे थे। उसने दवाई वाले से कहा, अर्थात जो फार्मासिस्ट दवाई बनाया था, कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई बनाने वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइनज ने मजबूर होकर के उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली।
यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है। मैंने आपसे चर्चा की 11 कहानियों का जिक्र मिलता है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। इसी प्रकार की अन्य 10 कहानियों का भी इस्तेमाल किया था। एक हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ देखा। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। अब ये नैतिक दुविधा क्या है इसको जानते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड में। तो साथियों, अब ये जो कहानी सुनाता था ये कोहलबर्ग, कहानी के बाद कुछ प्रश्न पूछता था। पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, इनका प्रारूप, फिर नैतिक दुविधा को समझते हैं। अब प्रश्न पूछता था उन बच्चों से, क्या पूछता था साक्षात्कार में, क्या हाइनेज को दवाई चुरा लेनी थी? अब बच्चे जो है अपने मनोमस्तिष्क, अपने समाज की जो धारणाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, जो उन्होंने समाज से सीखा है, उसके आधार पर कुछ उत्तर देते थे। तो इसके प्रश्न कैसे होते थे? क्या हाइनेज को दवाई चुरा लेनी थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों सही है, क्यों गलत है? क्या एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, अर्थात जैसे भी हो पत्नी को जीवित रखने के लिए दवाई लाए, ऐसा पति का कर्तव्य होता है क्या? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? दवाई बना दिया लेकिन वो तो जीवन रक्षक दवाई की श्रेणी में है, तभी तो एक ही व्यक्ति के पास है, तो क्या उसको हक है कि वो इतने सारे पैसे मांगे? पांचवा, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? अगर है तो क्यों नहीं, नहीं ऐसा कानून नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों उस कानून के आधार पर इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है? साथियों, ये सारे प्रश्न, ये दुविधा की जो स्थिति है ना, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुधा, और ये जब सैनिटाइजर बाजार से गायब हो गए थे तो एक ऐसी ही स्थिति थी। जो सैनिटाइजर 5-10 रुपए 50 रुपए के मिलने चाहिए वो 100, 200, 500 तक के बिक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ने जो भी निर्णय लिया वो सब अपने समाज को देख करके लिया। आप एक चीज देखिएगा, हमने इसका जिक्र इसीलिए किया कि जैसे पहला है कि पत्नी की रक्षा के लिए, भाई हाँ, जब तक हमारे यहाँ पति पत्नी का जो संबंध होता है वो जन्म जन्मांतर का है। ऐसी स्थिति में जब वो आदर्श विवाह होंगे तो पत्नी की रक्षा के लिए इतना करना स्वाभाविक है, लेकिन जो विवाह सुबह और शाम वाले होते हैं, ऐसी स्थिति में फिर उनकी मनोदशा भी उसी तरह की होगी। इसीलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना और ऐसी नैतिकता को धारण करना प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक समाज के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। हर समाज में पति पत्नी भाई बहन या किसी भी नैतिक किसी भी बात के लिए नैतिक रूप से प्रत्युत्तर जो होगा वो अलग अलग आएगा। इसीलिए हमने कहा, फिर भी इन्होंने 20 साल अपना वो किया और इन प्रश्नों के आधार पर, कुछ कहानियों के आधार पर इस नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किए। हम फिर उसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे तो समय खराब होगा। आइए अपने प्रश्नों पे आते हैं। तो हमने जब कहानी को देखा तो दो चीजें थी, नैतिक दुविधा और क्या है। अब यहाँ पर दो चीजों को बताया कहानी की, एक तो नैतिक तर्क और दूसरी नैतिक दुविधा। ये जो नैतिक दुविधा है इसको मोरल डिलेमा नाम दिया इन्होंने। किन्होंने? कोहलबर्ग ने कहा कि मोरल डिलेमा एक सिचुएशन है, एक स्थिति है। सही और गलत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विद्यमान जो असमंजस की स्थिति होती है उसको दुविधा कहते हैं। दुविधा के लिए, जैसे ये जो हाइनेज था ना जिसने दवाई चुराई थी, उसके पास दो स्थितियां थी। एक तो वो अगर शटर तोड़ करके दवाई चुराएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और दंडित कर देगी, यह चीज वो अच्छी तरह से जानता था। लेकिन दूसरी स्थिति क्या थी? अगर दवाई नहीं चुराएगा तो उसके पास पैसे तो हुए नहीं जो कि वो खरीद पाएगा, तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो इस दुविधा की स्थिति में था यह हाइनेज, वो सही क्या है गलत। तो ये जो असमंजस की स्थिति है ना, इसको मोरल डिलेमा नाम दिया है कोहलबर्ग ने। फिर दूसरा जो है वो है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या है? एक नैतिक तर्क, सही और गलत में से सही को चुनना। देखिए ये जो ये है कोहलबर्ग, इसके सिद्धांत को हम एक सार्वभौमिक स्तर पर सत्य कब पाते हैं? जब ये मोरल डिलेमा की स्थिति या फिर ये मोरल रीजनिंग की स्थिति संपूर्ण विश्व में प्रायः अवस्थागत भेद की देखेंगे तो बच्चों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, हर बच्चे को पता है कि नीति नियम कानून क्या है,
उसके बाद देखिए किशोरों में जब भी खून में उबाल आता है, अर्थात जब अभी हम चर्चा करेंगे अवस्था में 12-14 साल जब टीनेजर्स हो जाते हैं और उनमें इतना गट्स आ जाता है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि किसी वस्तु को उठा सकते हैं, किसी का कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो बच्चे बेझिझक कई तरह के कानून को ताक पर रख करके कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अक्सर देखेंगे, कई बार गार्ड से उलझ जाना बच्चों की प्रवृत्ति, या फिर अपने घर में माता पिता से, शिक्षक किसी बात को लेकर के डट जाना और फिर विपरीत में परिस्थिति में भी कार्य के लिए आगे बढ़ना, कार्य करना। ये जो स्थितियां होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व में जो किशोरों की होती है वो समान होती है। इसीलिए इस सिद्धांत की वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक रूप से जो है सिद्धांत की परिणति दिखाई देती है। सिद्धांत का जो है वो सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसने क्या किया, हाइनेस को आधार बना करके कोहलबर्ग ने दो प्रकार के नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क, दो स्थितियों को बताया, समझाया कहानी के आधार पर। नैतिक दुविधा आप समझ लिए और नैतिक तर्क भी समझ लिए, सही गलत में से जो सही हो उसको चुनना, गलत क्या है उसको वो किनारे रख दे। उदाहरण के लिए अक्सर आप किशोरों को देखते होंगे, किस चीज के लिए है, डॉक्टर आएंगे या फिर ये पर्ची लगेगा, उसके बाद कई बार बच्चे जो है सीधे किसी मरीज को या हॉस्टल के कोई बच्चा सीधे लेकर के इमरजेंसी वार्ड में घुस जाते हैं। तो ये चीजें जो होती है ना वो नैतिक तर्क आधारित होती हैं, और संपूर्ण विश्व के बच्चों में किशोरावस्था में ये चीजें आप देखने को कॉमन देखेंगे, समान रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने देखा इसका नैतिक विकास का सिद्धांत का अर्थ जाना, इसका दूसरा नाम अवस्था सिद्धांत है यह जाना। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग, यह जाना। इन्होंने ये मोरल डिलीमा शब्द को संबोधित किया, यह हमने देख लिया। सही और गलत में से जो असमंजस की स्थिति होती है उसको डिलीमा कहते हैं, मोरल डिलीमा। फिर मोरल रीजनिंग, सही तर्क, सही और गलत में से जो तर्कपूर्ण हो उसको चुन लेना, किसी एक को चुनना, वो हो जाता है तर्क। ये प्रश्न इस तरह से कुछ प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आप देंगे। फिर अब हम देखते हैं इसके सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अब हमने जो है तीन अवस्थाओं का जो चर्चा किया, तीन अवस्थाओं में कुछ जो कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की तीन अवस्थाएं बताई हैं, उनको सबको दो दो चरणों में बांटा हुआ है। तो पहली जो अवस्था वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल अर्थात रूढ़ि पूर्व अवस्था। इस अवस्था में बच्चों का चिंतन कैसा होता है, इसको हम इसमें देख रहे हैं। तो यह सबसे निचला स्तर होता है और प्रायः 7-8 वर्ष तक बच्चे इसी अवस्था में रहते हैं, रूढ़ि पूर्व अवस्था में रहते हैं। अर्थात आप यह मान सकते हैं कि जब तक बच्चे जो है स्कूल में 1-2-4 कक्षाएं न पढ़ लें तब तक वो उनकी कोई धारणा नहीं रहती है, शून्य रहते हैं वो एकदम। तो रूढ़ि पूर्व अवस्था की भी जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बच्चों में 4-5 साल के बाद दिखाई देती है, और ये 8-9 साल से पहले तक रहती है, 9-10 साल तक रहती है। तो रूढ़ि शुरू के जन्म से लेकर के 4 साल तक की अवस्था जो है शून्य अवस्था होती है। उस अवस्था में बच्चों का नैतिक चिंतन शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ उनको पता नहीं होता है। उसके बाद की जो अवस्था होती है अर्थात 4-5 साल से लेकर के 10 साल तक लगभग, वह जो अवस्था होती है वो यह जो समय काल होता है वो रूढ़ि पूर्व अवस्था में आता है। इसके दो चरण हैं। पहला बाहरी सत्ता पर आधारित। बाहरी सत्ता अर्थात बाह्य जगत में जो कुछ भी वो देख रहे हैं बिना किसी चिंतन को उसको आत्मसात करना, उसी को मान लेना। इस अवस्था में इसलिए क्या है, नैतिकता का इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का यह पहला चरण है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे को पता होता है अगर दूध नहीं पिएगा तो उसको पिटाई हो जाएगी, उसको तुम्हें चॉकलेट खाना है या नहीं खाना है, तो फिर इसके ये ऐसे, या तुमको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, चॉकलेट नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको यह लगता है कि बाहर जो कुछ भी सत्ता है उस सत्ता से आधारित होती है उनकी चिंतन व्यवस्था। दूसरा जो चिंतन है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति केंद्रित से तात्पर्य यह है कि आप कह सकते हैं या एक दूसरे का हित साधने पर आधारित होता है। हित साधने पर अगर कोई दोस्त है उसका, उस दोस्त को अगर चॉकलेट दे रहा है तो वो भी उसको चॉकलेट देगा। बच्चों को कहते हैं कि शेयर करो, शेयर करना सीखो, शेयर करना सीखो। अर्थात उसको देखो इसने चॉकलेट दिया था ना, चलो तुम भी इसको बिस्किट दो,
तो ये एक तरह से आपसी लेन-देन की अवस्था। दूसरा जो चरण है रूढ़ि पूर्व अवस्था का, वह व्यक्ति केंद्रित होता है या एक दूसरे का हित साधने वाला होता है। यहाँ लिखा भी है रूढ़ि पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ भी गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप कार्य करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर पर नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन-देन हो। अगर हम दूसरे को कोई चीज दे रहे हैं तो अभी हमें वो चीज देगा, अर्थात जो हम दूसरे को टॉफी दे रहे हैं तो वो भी हमें बदले में टॉफी बिस्किट दे सकता है, अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें नहीं मिलेगा। यह पहले अवस्था से जस्ट अगला स्थिति है। पहले पूर्णतः बाहरी सत्ता पर आधारित होता है, दूसरों को देखते हैं, सुन के मान लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे का हित आ जाता है। बच्चों को हम कहते हैं शेयरिंग करना सीखो। देखो यह रूढ़ि पूर्व अवस्था बताया है कोलबर्ग ने। आप इसको समझ लिए अच्छी तरह। शून्य, इसमें कई बार प्रश्न पूछता है कि कोलबर्ग के अनुसार शून्य अवस्था नैतिक विकास का, तो जन्म से लेकर के 4-5 साल तक शून्य रहता है, उसके बाद 4-5 साल के बाद यह बाहरी सत्ता आधारित हो, 4 साल के बाद लगभग होने लगता है, बच्चों में समझ हो जाती है। फिर 4 साल से लेकर के 9-10 साल तक ये दोनों चरण क्रमशः आते हैं, दिखाई देते हैं। साथियों, जो दूसरी अवस्था है उसको कन्वेंशनल स्टेज कहा है कोहलबर्ग ने, और ये कन्वेंशनल स्टेज जो है वो 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था है। इसको कन्वेंशनल स्टेज को हिंदी में रूढ़िगत चिंतन अवस्था बोलते हैं। रूढ़ि अर्थात अब जो है किसी न किसी बात को लेकर के बच्चों में रूढ़ि आ जाती है, अर्थात अपने रीति रिवाज परंपरा को मानने वाला जो बच्चा है वो उनमें विश्वास करने लगता है। इसीलिए यह जो अवस्था है इसको रूढ़िगत चिंतन अवस्था बोलते हैं, या इसको कन्वेंशनल स्टेज कहा गया है। इस अवस्था में अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होते हैं, अर्थात नियम, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपरा, इन परंपराओं पर आधारित जो व्यवहार होता है वो रूढ़िगत चिंतन स्तर पे होता है। इसके 2 चरण इसके भी हैं, तीसरा और चौथा चरण। जो तीसरा चरण है वो अच्छे व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। अच्छे व्यवहार अर्थात कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो फिर वो अच्छा बच्चा है, कोई खराब कार्य कर रहा है तो खराब बच्चा है। इसलिए बच्चे गुड बॉय, गुड गर्ल, तो ये जो गुड फीलिंग है ना, फील गुड की, वो इस स्टेज पे अक्सर प्रश्न पूछता है कि गुड गर्ल या गुड बॉय की फीलिंग किस स्टेज में आती है, या फिर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इस तरह की फीलिंग आती है। तो ये आप कोहलबर्ग को इसमें देंगे। मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छे लड़की बनने की स्थिति बच्चों में रहती है, और उसके लिए वो अपना नैतिक व्यवहार करते हैं समाज में। या फिर यह भी पूछ देता है कई बार कि यह अवस्था जो है वो किस अवस्था के अंतर्गत है, अच्छा लड़का अच्छा बनने की स्थिति किस अवस्था। तो दूसरा जो कन्वेंशनल स्टेज है, जो रूढ़िगत चिंतन स्तर है, इसमें और तीसरा इसका ये चरण होता है। सबके 2-2 चरण है, तो पहले जो प्री कन्वेंशनल उसके 2, और ये जो कन्वेंशनल इसके 2 चरण, 2 में से पहला जो चरण अर्थात कुल मिला के तीसरे चरण में ऐसी स्थिति होती है। यहाँ लिखा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों में तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानने, बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं और उन्हें माता पिता की नजरों में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनाते हैं। तो यही जो अवस्था है, यहाँ से रूढ़ी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, वो सब धीरे धीरे हम मानना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस समूह, उस समाज का हिस्सा हम बनने लगते हैं। फिर चौथा जो चरण है वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। यहाँ पर हमेशा बच्चों को यह लगता है, चाहे वो समाज का कुछ विपरीत व्यवहार हो, वो देख कर विपरीत व्यवहार अर्थात कोई व्यक्ति जो है सड़क के विपरीत साइड चल रहा है, अक्सर पड़ा है सड़क के बाईं और दाहिनी साइड चल रहा है, तो बार बार दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, या कभी उसको चोट खसोट लग गई और अगले वाले के तुम उल्टा चल रहे हो जो अपने साइड से नहीं चल रहे हो,
कहीं जाम लग गया, सब लोगों ने मिल के उसको डांट दिया, तो एक सामाजिक अव्यवस्था न हो, इसलिए इस चौथे स्टेज को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। यह पूर्व किशोरावस्था की ही स्थिति है। बच्चों का ध्यान यहाँ जब केंद्रित होता है तो फिर उनका जो नैतिक चिंतन है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल हो जाता है। यहाँ लिखा भी है, यह कोलबर्ग के सिद्धांतों में चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों ने नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित हो। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। जो भी बताया सड़क के बाएं ओर चले तो बाएं ओर चले, क्यों? क्योंकि अगर दाहिने ओर चलते हैं सड़क के और उधर से आने वाले को जगह नहीं मिलता है, दो चार लोग भिड़ गए, इकट्ठे हो गए, तो फिर उस बच्चे को डांट पड़ती है कि तुम गलत चल रहे हो। तो उसको लगता है कि हाँ, ये सामाजिक अव्यवस्था हो रही है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें भी नियम का पालन करना चाहिए। यह है चौथा अवस्था। साथियों, जो तीसरा स्टेज है, इस तीसरे स्टेज के तहत दो चरण हैं, पांचवें और छठे। तीसरा स्टेज है, इसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलता है कोलबर्ग ने। रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन की अवस्था, और प्रायः 13 वर्ष के बाद यह अवस्था दिखाई दे। आप कह सकते हैं जो किशोरावस्था की स्थिति है वही है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कोलबर्ग के अनुसार ये जो रूढ़िपूर्वक किस एज में आएगा। वहां लिख सकता है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो यह किशोरावस्था में आप इसको ले सकते हैं। तो रूढ़ी से पूर्व ये 13 साल से ऊपर के बच्चों को यह देखा है कि इन्होंने कोलर ने माना है कि ऐसे बच्चों पर इस तरह की स्थितियां होती, इस तरह के चिंतन उनका होता है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। इसका पांचवा जो चरण है, तीसरी अवस्था का पहला और कुल मिलाकर के पांचवा चरण, यह है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यहाँ पर बच्चों की जो सोच होती है ना, वो नीति, नियम, रूढ़ी से हट करके हो जाती है। अब वो देखता है कि समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज की उपयोगिता है और किस चीज की अनुपयोगिता है, और हमारे क्या अधिकार हैं और कर्तव्य हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के बच्चों की सोच, चिंतन जो है, नैतिक चिंतन इस समय दिखाई देता है। यहाँ लिखा भी है, यह कोलबर्ग के सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको कहा कि देखे होंगे, प्रायः ऐसा होता है, बच्चों की टोली है, कॉलेज में किसी बच्चे को एकाएक कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं खेलते फिरते वो गिर गया, चोट आ गई, बच्चे उसको लेकर के सीधे इमरजेंसी वार्ड में दौड़ पड़ते हैं। वहां जाने के बाद भले वहां का जो भी कंपाउंडर हो या जो भी व्यवस्थापक, वो कहेगा भाई पर्ची बनवा लाओ, बच्चे पर्ची वर्ची तुम पहले देखो, इलाज करो, डॉक्टर के यहाँ सीधे लेकर के पहुंच जाते हैं। क्यों? कि उनको लगता है कि कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत, अधिकार, ये सब जो है उनको कानून से भी ऊपर है। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और इसका उदाहरण आप वही हाइनेज के उदाहरण से लीजिए कि उसके पास दो ही स्थितियां थी, या तो वो चोरी किया तो पुलिस पकड़ेगी, और छोड़ दिया तो उसकी जो बीवी की मृत्यु हो जाती। तो यह जो मानवीय मूल्य, उसका सिद्धांत जो है, उसको बाध्य किया चोरी करने के लिए। तो यह जो अवस्था होती है पांचवी, 13-14 साल के बाद की जो अवस्था होती है, वो सामाजिक अनुबंध से संबंधित, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित व्यक्ति का चिंतन हो जाता है। फिर छठा और अंतिम चरण है, ये जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का, वो है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। सार्वभौमिक नीति सम्मत अर्थात अब सबके लिए समरूप नीति व्यवस्था हो, ऐसी चीजें बच्चों के मन में आने लगती हैं। यहाँ लिखा भी, यह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है।
जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंस जाता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वह निर्णय जोखिम भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, या बच्चों को हमने देखा है खड़े होते हैं, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए इसी स्थिति में अपने दोस्त का मदद करने के लिए कई बार अपने बटुए जो है उनको दे देते हैं, अपने कपड़े, किताब। कई ऐसे किशोरों को देखेंगे, उसका कोई ऐसा साथी जो किसी भी कारण से संघर्ष कर रहा हो, या फिर अपनी जो है किताबें नहीं खरीद पा रहा हो, कपड़े या खेल नहीं, या पिकनिक में नहीं जा पा रहा हो, तो बच्चे अक्सर अपने पॉकेट मनी इकट्ठा करके उसका हेल्प कर देते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं। क्यों? तो इसी चरण में आते आते लगभग 14-15 साल के बाद बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनकी जो नैतिक जो चिंतन होता है वो सार्वभौमिक नीति, सभी का कल्याण हो, सभी एक तरह से चले, सभी जो है संलग्न रहे, सभी का विकास हो, इस प्रकार की चिंतन उनकी हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने कोहलवर के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसके बारे में आपसे चर्चा किया। इस सिद्धांत से प्रायः 4 या 5 प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप इसका उत्तर देंगे बाकायदे कि यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। या सीधे पूछता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, या अवस्था सिद्धांत किसको कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया। इसके बाद 3 अवस्थाओं, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो रूढ़ि पूर्व अवस्था, फिर कन्वेंशनल स्टेज रूढ़िगत अवस्था, और फिर रूढ़ि पोस्ट कन्वेंशनल रूढ़िगत अवस्था से ऊपर के चिंतन स्तर, चिंतन परंपरा। ये 3 स्टेज में चिंतन पूछता है कई बार कि किस स्तर पर जो है नैतिक विकास शून्य रहता है, नैतिक व्यक्ति जो है वो चिंतन शून्य सा रहा है। तो प्रथम स्तर पर जब व्यक्ति जो है शुरू के 4 साल तो रहता ही नहीं है, बाद में आता भी है, तो या तो बाह्य जगत को देख लिया उसके आधार पर हो जाएगा, या फिर जैसा जिसने कह दिया, समझ लिया कि ये सही है तो ये शेयर करोगे तो हम देंगे तो हमें भी मिल जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर अर्थात वैयक्तिक कुछ भी उनका अपनी अवधारणा नहीं है। पहला जो लेवल है, पहला वो शून्य स्तर होता है। दूसरा प्रश्न इससे बनता है अधिकतर कि बच्चों की जो है वो गुड बॉय बैड बॉय की फीलिंग कब आती है, कब वो देखते हैं, या यह सिद्धांत नाम से पूछा है पिछले परीक्षाओं में। तो यह जो है ये कन्वेंशनल स्टेज जो है, दूसरी जो अवस्था है रूढ़िगत अवस्था, इसमें पहला चरण है या तीसरे चरण में इसमें दिखाई देता। स्तर पूछता है तो स्तर आप बताएंगे। दूसरा स्तर चरण पूछ देगा सीधे, तो दूसरे का पहला लिखा होगा या तो सीधे तीसरा लिखा होगा, तो उसमें आप उत्तर दे पाएंगे। बड़े सावधानी से इसको देखिएगा। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, इसका प्रभाव विश्व के 60 से 70% लोगों में आप देख सकते हैं, हमेशा दिखाई देगा। और फिर इसका एक और पूछता है कि सार्वभौमिक चिंतन, सार्वभौमिकता की कब किस अवस्था में आती है। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है लास्ट तीसरी अवस्था, इसके अंतिम चरण में जाकर के इस तरह की स्थिति फीलिंग हो जाती है। एक प्रश्न यह पूछ देता है कि बच्चे जो है कब जो है नीति नियम कानून से ऊपर अपने तर्क को रखने का प्रयास करते हैं। तो यह भी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का जो फर्स्ट स्टेज है, और कुल मिलाकर के 5वां जो चरण है, उस चरण में आकर के बच्चे जो है इस तरह की फीलिंग ले आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उनका उत्तर बखूबी दे पाएंगे। फिर भी यदि आपको कुछ प्रश्न रहता है, कोई संदेह रहता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।